गुड मॉर्निंग। सामाजिक विज्ञान विषय की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें 2018 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें सेट आए हुए थे सामाजिक विज्ञान विषय के, उसको कोड बाय कोड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो सेट है वो है 825 JF, और इसके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया था? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जापान। जापान पर ही अणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो इसमें से बिस्मार्क बिल्कुल नहीं है, लेनिन भी नहीं है, लॉर्ड जॉर्ज नहीं है। यहाँ पर आपका वुड्रो विल्सन ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट है आपका, समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरोप के किस देश का निवासी था? तो उसका जो संबंध है वो है पुर्तगाल से। अगला, भारत में गोद निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो भारत में गोद निषेध का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी इन्होंने लागू किया था। जैसे इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ऐसे ही इन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया था। अगला है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 65 वर्ष। लेकिन यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो उसका कम होता है। छठवां प्रश्न है, दिल्ली में पहली लोक अदालत किस वर्ष गठित की गई थी? तो दिल्ली में पहली लोक अदालत का जो गठन है वो 1988 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध था वो नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से यह आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 संस्थानों के नाम लिखिए जहां सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें से आपका पहला स्थान हो जाएगा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की आंतरिक सुरक्षा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें बड़े पैमाने पर समस्या उभर के आती है, देखने को मिलता है। वो पहला है इसमें आतंकवाद और दूसरा है नक्सलवाद। ये 2 समस्याएं बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं। नेक्स्ट है आपका, खंड खा कोसी नदी, कोसी नदी बहती है। तो कोसी नदी बिहार में बहती है। कहाँ पर? बिहार में। कोसी नदी जो बहती है वो बहती है बिहार में, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इन नदियों में से जो नदी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उसका राइट ऑप्शन है नर्मदा नदी। इसका जो बहाव है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो इसमें से आपका हो जाएगा गुजरात, ये कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, चूड़ी का बाजार कैसा बाजार है? स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर का बाजार है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है ये बड़े पैमाने पर दूर दराज क्षेत्रों में होता है और वहाँ से पूरे देश में आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए ये राष्ट्रीय कैटेगरी का बाजार होगा। अगला प्रश्न है आपका,
भू राजस्व निम्नलिखित में से किसके आय का साधन है? तो जो भू राजस्व होता है वो राज्य सरकार के इनकम का सब्जेक्ट है। आपको पढ़ाया गया होगा, सूची पढ़ाया गया होगा। राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो किया गया होता है, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें विषय वस्तुओं को अलग अलग समाहित किया गया है। जिस सूची में जो जो विषय आपका है और उस पर अधिकार जिसका है, उससे संबंधित नियम कानून वही बना सकता है। यह आपने बखूबी पढ़ा है। तो इस वाले प्रश्न में आपका राइट आंसर हो गया है राज्य सरकार। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है? श्रम, पूंजी, संगठन। यहाँ पर श्रम कहीं ना कहीं हम और आपके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये मानव करता है अपने आधार से, तो ये कृत्रिम हो जाएगा। पूंजी हम ही लोग इकट्ठा करते हैं, ये भी कृत्रिम है। संगठन यानी कुछ लोगों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? संगठन कह सकते हैं, तो ये भी कृत्रिम है। लेकिन यहाँ पर जो भूमि है इसको हम लोगों ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक उपहार कहलाएगा। अगला है, भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम। तो यहाँ पर भारत के दो तांबा उत्पादक राज्य आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश, एक मिनट रुके रहिए, तो आपका तांबा उत्पादक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। ये सभी क्या है? तांबा उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व के किन्हीं 4 विकसित देशों के नाम। तो विश्व के जो 4 विकसित देश आपके हो जाएंगे, उसमें आपका हो जाएगा, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा हो जाएगा आपका जर्मनी, तीसरा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और चौथा हो जाएगा जापान। ये सभी क्या है? विकसित हो चुके हैं। लेकिन यदि हम बात करें अपने भारत की, तो भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ये विकासशील अवस्था में अभी है, धीरे धीरे ये विकास कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य। आर्थिक नियोजन पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। यानी कि एक आधार बनाया जाता है और उस आधार तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे रणनीतिक तरीके से काम किया जाता है कि ताकि हम उसको बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी आर्थिक नियोजन। इसका उद्देश्य होता है, पहला, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, यानी कि नेशनल इनकम और पर हेड इनकम में इंक्रीमेंट लाना इसका प्रथम उद्देश्य होता है। दूसरा है देश का संतुलित विकास करना, यानी कि देश का जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल स्टेज में बेहतर तरीके से होना चाहिए, किसी खास क्षेत्र में नहीं बल्कि ओवरऑल बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है, अगला आपका सेट है 825 JG। इसके जो प्रश्न हैं देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय में हुई? तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो जेम्स द्वितीय के समय में देखने को मिला था। नेक्स्ट है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू को इसका लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था सम्राट की निरंकुशता, यानी कि उस समय जो राजा थे लुई 16वां और उनकी पत्नी मैरी एंतोइनेट, इन दोनों के द्वारा प्रजा पर तमाम तरीके से टैक्स को इम्पोज किया जा रहा था, क्योंकि जब इन्होंने कार्यभार संभाला था उस समय राजकोष पूरे तरीके से खाली था। तो इन्होंने निरंकुशता से बिहेव किया और ये फैक्टर बन के निकला फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ था?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलग्रेड। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं कि ये गुटनिरपेक्ष होता क्या है। गुटनिरपेक्ष क्या है? यानी कि देशों का ऐसा समूह जो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही किसी देश का समर्थन करता है, बल्कि अपने आप को न्यूट्रल मोड में रखता है। तो ऐसे देशों के समूह को गुटनिरपेक्ष देश कहा जाएगा। और इन लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन ही क्या था? ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहलाता था। दूसरे शब्दों में, राज्यों का समूह जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने निश्चय किया है कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। सीधी सी बात यह है कि ये अपने आप को सामान्य तरीके से न्यूट्रल मोड में रखेंगे, किसी के सहयोग या समर्थन में नहीं रहेंगे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलग्रेड। अगला है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा संसद। अगला है, भारत की विदेशी नीति की कोई दो विशेषताएं बताइए। भारत की विदेशी नीति की दो प्रमुख विशेषताओं में पहला आपका हो जाएगा पंचशील के सिद्धांत का अनुपालन करना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और दूसरा हो जाएगा विश्व शांति का पक्ष पोषण, यानी कि ये ओवरऑल कंट्रीज़ के मध्य शांति सद्भावना को बढ़ावा देने का हमेशा समर्थन करता है, इसलिए इसकी विशेषता है। दूसरी बात, पंचशील जो सिद्धांत आपको बताया गया है पिछले पेपर में, उसका भी इनके द्वारा समर्थन करना ये इनका उद्देश्य है, ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहां विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद है। तो इसमें से आपका जो भारत के ऐसे 4 राज्यों की जो सूची है जहां पर विधान परिषद है, उनके नाम हैं, कर्नाटक हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और चौथा हो जाएगा बिहार। इन समस्त राज्यों में विधान परिषद है। अगला आपका प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कुछ ना कुछ उसके पीछे फैक्टर रहा होगा। तो पहला जो कारण है, इसमें लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना हुई थी वह पूरे तरीके से असफल हो रहा था। दूसरा, 1939 में जर्मनी की सेनाओं के द्वारा पोलैंड में प्रवेश कर दिया गया था, इसलिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये इसके प्रमुख कारणों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला दिए गए विकल्पों में से सही जो उत्तर हो जाएगा वो नागालैंड है। ये आपका ये साझा करता है, मिजोरम भी साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी। लेकिन यहाँ पर जो मेघालय है ये साझा नहीं करता है। तो ऐसे में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, यानी कि राज्य म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। तो कौन सा है? वो है मेघालय। नेक्स्ट है, इसमें विकसित देश नहीं है। तो इसमें से जो विकल्प दिया गया है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, इस वाले प्रश्न में संदेह की स्थिति है। इसमें जापान डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी डेवलप है, कनाडा तो हाईली डेवलप्ड कंट्री है। इसमें से बचता है आपका चाइना। चाइना अभी डेवलपिंग स्टेज में कंसीडर किया जा रहा है, बट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पर कैपिटा इनकम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो उसके लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चाइना भी डेवलप हो चुका है, लेकिन और जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग माना गया है कि चाइना अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसलिए इस प्रश्न में सही उत्तर चाइना को कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है आपका,
नवीनतम पर्वत श्रेणी है नीलगिरी, सतपुड़ा, शिवालिक, विंध्य की पहाड़ियाँ। तो इसमें से जो शिवालिक है इसको नवीनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला है सन 2011 में भारत की जनसंख्या थी। तो सन 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग थी। तो इससे आपका हो जाएगा बा वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन वर्तमान में यदि भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो इस समय भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 42,34,872 पहुंच चुकी है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इतना पहुंच चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है विकल्प में ये चीज़ बदल के दिया जाए तो आपको 140 करोड़ 42,34,872 को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19वां आपका है आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो जब भी आर्थिक नियोजन की स्थिति अपनाई जाती है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्थिक नियोजन है क्या। इस बात को ही पहले क्लियर कर लेते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो इसको समझिए, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो सामान्य भाषा में यदि और कहा जाए, इसको सरल भाषा में, रणनीतिक तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो यही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। और ओवरऑल इसमें समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इन दिए गए विकल्पों में से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना बिल्कुल नहीं हो सकता है। जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन के प्रति आशा, ये भी नहीं हो सकता है। आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें से एक है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। जब भी कंट्री डेवलप हो जाएगी, आर्थिक रूप से बेहतर रहेगी, तो जाहिर सी बात है संसाधनों का इस्तेमाल अधिकतम तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मैग्नीज आवश्यक है। मैग्नीज की जो आवश्यकता होती है लौह इस्पात उद्योग के लिए होती है। लौह इस्पात उद्योग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विकसित और विकासशील देशों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो विकसित और विकासशील देश यानी कि विकसित देश, ऐसा देश, तो इसमें से इसका पहला अंतर हो जाएगा ऐसा देश जो विकास की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुका है वो कहलाएगा विकसित देश कहलाएगा। लेकिन ऐसा देश जो विकासशील है और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है या प्रयासरत है तो वो कहलाएगा विकासशील। तो ये तो हो गए पहले कारण इसके, या अंतर कह सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन रहती है देश में, उसमें वर्किंग पॉपुलेशन का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और किसी भी देश में वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या जब ज़्यादा होती है तो देश तरक्की करता है। जबकि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम होता है। ये इसका दो अंतर स्पष्ट करने वाले दो लाइन थे, इसको आप ध्यान रखिए। अगला है 22वां, लगान को परिभाषित कीजिए। लगान क्या है? तो लगान से तात्पर्य है ऐसे कर से या ऐसे पैसे से जो भूमिपति को भूमि के प्रयोग के बदले पारितोषिक के रूप में दिया जाता था, तो उसे कहा जाता था लगान। 23वां है आपका विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो विदेशी व्यापार यानी कि जब देश के मध्य, यानी कि एक देश दूसरे देश से
आपस में व्यापार करता है तो वो कहलाता है विदेशी व्यापार। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका 23वें का उत्तर हो जाता है। अगला आपका प्रश्न पत्र है 825 JH। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका दूरबीन का पहला प्रश्न है आपका दूरबीन का आविष्कार। तो दूरबीन का आविष्कार इसमें आपका न्यूटन नहीं हो सकते हैं, कोपरनिकस भी नहीं है, केपलर भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। लेकिन इनके पहले भी एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका जो प्रयोग है हो नहीं पाया था। तो इन्होंने जब बनाया तो इन्होंने व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग करके दिखाया भी था, इसलिए इस आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध आर्य समाज से है। अगला है रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है आपका प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था ढाका में, इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन में किया गया था। और इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इसके कुछ अन्य मुख्य कार्यालय जो हैं, प्रमुख कार्यालय अलग अलग देशों में भी हैं। जैसे इसमें हेग में भी है, जेनेवा में भी है, नैरोबी में और वियना, यहाँ पर भी इसके कार्यालय हैं। तो इस तरीके से इसके जो उत्तर थे ये आपको मिल चुके हैं। अगला है वास्को डिगामा कौन था? वास्को डिगामा कौन था? उसने किस वर्ष भारत आने के जल मार्ग की खोज की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था और उसने 1498 ईस्वी में भारत आने का जल मार्ग खोजा था। तो इस तरीके से ये इसका उत्तर हो गया। अगला आपका है भारतीय विदेश नीति की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें से आपका है पहला पंचशील के सिद्धांतों को अमल करना, यानी कि जो समझौता हुआ था, जो सिद्धांत बनाया गया था, उस सिद्धांत में जो भी चीज़ों पर बहस हुआ, जो भी सुझाव दिया गया, उसको भारत मानता है। तो पंचशील के सिद्धांतों पर अमल करना। सेकंड है विश्व शांति का पक्ष पोषण करना, यानी कि पूरे विश्व में शांति सद्भावना कायम रहे, ये इस भारत की विदेश नीति की विशेषता है। अगला है आपका निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह और इस्पात उद्योग स्थापित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पर टाटा लौह और इस्पात उद्योग स्थापित है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से संचार का माध्यम कौन है? रेल सेवा, वायु सेवा, जल सेवा। यहाँ पर आपका दूरदर्शन ये आपका अलग है, ये है संचार का माध्यम। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से कौन विकसित देश है? तो यहाँ पर जायरे, भारत, चीन, उसके बाद है जापान। जापान क्या है आपका, ये डेवलप हो चुका है। हालांकि चाइना को भी वर्ल्ड बैंक ने अपने डेटा के अकॉर्डिंग माना है, लेकिन अभी ये क्लियर आउट नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर जापान आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है? नौकरी, व्यापार, उद्योग, कृषि। तो यहाँ पर कृषि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में संलिप्त रहती है। नेक्स्ट आपका है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियों के नाम। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं आपका महानदी और गंगा। इससे संबंधित हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, उसको अगर आपको याद होगा तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें आपका, भारत की दो नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए। तो नकदी फसल पहला हो जाएगा गन्ना और दूसरा हो जाएगा चाय। तीसरा है 23वां प्रश्न है आपका, संगठनकर्ता के दो कार्य लिखिए। तो जो संगठनकर्ता होता है उसका पहला कार्य हो जाएगा लोगों को सामान्य हित के प्रति एकमत रखना, तभी जा कर के बेहतर हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज कल्याण के कार्यों के प्रति प्रेरित करना, यानी कि समाज कल्याण को सर्वोपरि माना जाए, वहाँ पर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखा जाए। ये संगठनकर्ता का दूसरा प्रमुख कार्य है, इससे वह लोगों को जोड़ने का काम करता है। अगला आपका पेपर है 825 JI। इसके जो प्रश्न हैं देख लेते हैं इसमें क्या क्या आया है। पहला प्रश्न है आपका, मोनालिसा का चित्रकार था? माइकल एंजिलो, राफेल, जाफ्रे चासर, लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची ये मोनालिसा का चित्रकार था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये और लंबे समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। ये हेग जो स्थान है ये नीदरलैंड में आता है, यानी कि नीदरलैंड में हेग स्थित है। नेक्स्ट है, पंचशील के 2 सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील के आपके 2 सिद्धांत हो जाएंगे इसमें। पहला हो जाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। और दूसरा हो जाएगा, एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, यानी कि अपने आप को न्यूट्रल मोड में रखना, किसी के आंतरिक मामले में या किसी के साथ या किसी के सहयोग में नहीं जाना। तो यही क्या है, पंचशील का सिद्धांत। अगला है, काकोरी कांड कब और कहाँ घटित हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 ईस्वी में काकोरी नामक स्थान पर घटित हुआ था। अगला है, दक्षेस सार्क की स्थापना कब और क्यों हुई? तो दक्षेस की स्थापना
जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के कल्याण हेतु की गई थी और सन था 1985, उस समय किया गया था 1985 में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल आपका गोमुख हो जाएगा, यहाँ से ये निकलती है। अगला, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है? तो भारत में लिंगानुपात 943 था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश नहीं है? नॉर्वे, कनाडा, फ्रांस। यहाँ पर ब्राज़ील को विकसित देश की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रमुख निर्यातक। भारत प्रमुख निर्यातक है किस चीज़ का? खनिज तेल नहीं हो सकता, मशीन, रसायन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जूट का जो है निर्यात भारत बड़े पैमाने पर करता है, इसलिए यह प्रमुख निर्यातक की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में पहला फैक्टर हो जाएगा वर्षा, यानी कि पॉपुलेशन जहाँ पर रह रही है क्या वहाँ पर ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है। ऐसे में क्या होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। एक लेवल में यदि बारिश हो रही है तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, तो ये भी एक फैक्टर साबित हो सकता है। सेकंड है जलवायु, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, क्या हमेशा ठंडी बनी रहती है, क्या हमेशा बारिश होती रहती है, तो क्लाइमेट पर भी निर्भर करता है। तो दो फैक्टर, वर्षा और जलवायु। अब इसमें अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, ये आपका 21 वाला कंप्लीट हुआ। 22वां, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें से पहला हो जाएगा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, इसमें पहला हो जाएगा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, और दूसरा हो जाएगा विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक। जब भी एक देश दूसरे देश के मध्य व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं जो लेन देन होगा वो मुद्रा में होगा, तो इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा का अर्जन देखने को मिलेगा। दूसरा, औद्योगिकरण को बढ़ावा भी देखने को मिलेगा। 23वां आपका प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कार्य हो जाएगा बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करना, और दूसरा हो जाएगा विनिमय दर जो होता है उसमें स्थिरता बनाए रखना। तीसरा हो जाएगा बैंक को ऋण प्रदान करना। चौथा हो जाएगा सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला आपका पेपर आ जाता है 825 JJ। इसके प्रश्न देख लेते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप के आविष्कार का श्रेय गैलीलियो को जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति की घटना कब घटित हुई? तो 1688 ईस्वी में ये हुई थी। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तात्कालिक कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, लेकिन उसमें तत्काल अमेरिका की एंट्री हो जाती है। और क्यों होता है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिका का नौसैनिक बेस था, नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर। वहाँ पर जापान ने अचानक 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण कर दिया, और आक्रमण का जवाब देने के लिए तत्काल अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री कर दी। तो यहाँ पर पर्ल हार्बर से संबंधित एक तथ्य है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बा वाला ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और पर्ल हार्बर क्या था?
अमेरिका का नौसैनिक बेस था। नेक्स्ट है यहाँ पर देशी रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, तो यहाँ पर इसके पीछे की जो हिस्ट्री है इसको समझना होगा। तो एक आया था क्रिप्स मिशन, 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और जिसका उद्देश्य था भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में मदद प्राप्त करना। तो इसी के खिलाफ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर लिया गया, और इसमें असफल होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है कांग्रेस और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को जेल में डालना, और दूसरा हो सकता है आंदोलनकारियों का कोई मार्गदर्शक ना रहना। ये 2 फैक्टर थे, इसलिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था या विफल साबित हुआ। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसकी 2 अर्हताएँ कौन सी हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इसका अगला आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण है कहीं ना कहीं कश्मीर की जो समस्या है, ये विवाद का मुख्य कारण है। दूसरी बात, पाकिस्तान के द्वारा लगातार कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करना, ये भी एक फैक्टर साबित होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी, ये उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साबरमती। इससे संबंधित हमने आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को आप मेमोराइज करके परीक्षा में जाएंगे। और दूसरी बात, इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो भी प्रश्न आपको आते हैं उसकी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं पता है तो उसको किसी कॉपी में आप नोट करके दोबारा से मेमोराइज़ कर लें कि इन केस अगर ये रिपीट होते हैं तो आपके द्वारा गलत ना किया जाए। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 943। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ पर जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो मुंबई हाई का जो संबंध है वो खनिज तेल से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर रिफाइनरी लगाया गया है। तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में जाड़े में वर्षा वाले 2 राज्य। तो इसमें आपका राज्य के नाम हो जाएंगे तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका है आणविक ऊर्जा उत्पादन के 2 केंद्र। तो आणविक ऊर्जा उत्पादन के 2 केंद्रों के नाम तारापुर और दूसरा हो जाएगा रावतभाटा। नेक्स्ट है आपका नगर निगमों के आय के 2 साधन। तो नगर निगम के आय के 2 साधन हैं, पहला है वाटर टैक्स यानी कि जल कर, और दूसरा है हाउस टैक्स यानी कि गृह कर।
ये दो इसके आय के साधन हैं। यहाँ पर 19वें प्रश्न से संबंधित एक डेटा याद आ गया, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जूट उत्पादन में जो प्रमुख राज्य हैं इसमें पश्चिम बंगाल से लगभग 50% और असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी से मिला करके टोटल 33%। तो कुल मिला करके 83% उत्पादन होता है इन राज्यों को मिला करके। और यदि हम बात करें कि देश की कैटेगरी, भारत क्या है, नंबर 1 पे है, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन, चौथा है थाईलैंड। ये है देशों की सूची, इसको इतना याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है 825 JK प्रश्न पत्र में आया हुआ, देखते हैं कौन सा है इसमें। राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध आर्य समाज से है। अगला है भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो भारत के महाराष्ट्र में दिए गए विकल्पों में से महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यानी कि वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलता है। अब इस प्रश्न से संबंधित और डेटा आप जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पर भारत में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में विधान परिषद है। दूसरा, भारतीय संसद के द्वारा 2 राज्यों को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है विधान परिषद की स्थापना हेतु। उनके नाम है असम और उड़ीसा। तो ये इस प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त डेटा था। अगला है निम्न में से कौन रूसी क्रांति से संबंधित था? तो व्लादिमीर लेनिन, ये रूसी क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सैन्य संगठन, भारतीय